16 दिसंबर 1971, एक तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी दिन पाकिस्तान की लगभग 93,000 सैनिकों की फौज ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। ये सिर्फ एक सरेंडर नहीं था, इसके साथ ही भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म हुआ, पाकिस्तान दो टुकड़ों में बिखर गया और दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ, जिसका नाम था बांग्लादेश। 93,000, सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये किसी भी सेना का सबसे बड़ा सरेंडर था, बहुत बड़ा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसकी नौबत आई कैसे? वो कौन सी रणनीतियां थीं जिनका इस्तेमाल करके भारत ने ये जंग जीती? चलिए आज 1971 के युद्ध की पूरी कहानी को समझते हैं। तो देखिए, इस जंग की जो जड़ें हैं ना, वो 1947 में पाकिस्तान के बनने के साथ ही बोदी गई थीं। मतलब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का दो हिस्सों में टूटना शायद उसी दिन तय हो गया था जिस दिन वो बना था। हुआ ये कि 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बड़ा अजीब तरह से बना। मतलब भौगोलिक रूप से दो अलग अलग हिस्सों में, एक था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। और मजे की बात यह कि इन दोनों के बीच में था भारत, पूरा 2000 किलोमीटर का फासला। अब आप ही सोचिए, ये कितनी अजीब और मुश्किल बनावट थी किसी देश की। अब मामला सिर्फ दूरी का नहीं था, दोनों हिस्सों में जमीन आसमान का फर्क था। ईस्ट पाकिस्तान में आबादी ज्यादा थी, लेकिन सारी की सारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर वो वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थी। हालत ये थी कि बजट का लगभग 70% हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान को मिलता था। और भाषा का मुद्दा तो खैर वो तो और भी बड़ा था। पश्चिम में उर्दू और पंजाबी चलती थी तो पूर्व में बंगाली। फिर भी 1948 में सरकार ने बंगाली पर जबरदस्ती उर्दू थोपने की कोशिश की और बस यहीं से बगावत की पहली चिंगारी भड़क उठी। तो अगले करीब 20 साल तक ये तनाव अंदर ही अंदर सुलगता रहा। लेकिन 1970 में आकर सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि दिसंबर 1970 में आम चुनाव हुए और ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग को जबरदस्त बहुमत मिला। पर वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप, खासकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने नतीजों को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके जवाब में शेख मुजीबुर रहमान ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन छेड़ दिया, जिससे बंगाली राष्ट्रवाद को और भी ज्यादा हवा मिल गई। और फिर आई वो तारीख 25 मार्च 1971, जिस दिन पाकिस्तानी फौज ने एक ऐसी क्रूर कार्रवाई शुरू की जिसने सब कुछ बदल दिया। उस वक्त के राष्ट्रपति याह्या खान को ये साफ दिखने लगा था कि ईस्ट पाकिस्तान अब उनके हाथ से निकल रहा है। तो उन्होंने इस पूरे आंदोलन को कुचलने के लिए एक खास मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला किया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने सच पूछे तो क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। तो 26 मार्च को अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले शेख मुजीबुर रहमान ने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज के जरिए बांग्लादेश को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। ये उनकी आखिरी ललकार थी जिसने एक पूरी क्रांति को जन्म दे दिया। और इसके बाद पाकिस्तानी फौज ने जो कत्लेआम शुरू किया, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। आम नागरिकों पर भारी हथियारों से अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। एक अनुमान के मुताबिक इस पूरे नरसंहार के दौरान करीब 30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। पाकिस्तानी सेना की इस हैवानियत से बचने के लिए करीब करीब 1 करोड़ लोग अपना घर-बार छोड़कर भारत में शरणार्थी बनकर आ गए। ये एक बहुत ही बड़ा मानवीय संकट था, जिसका पूरा का पूरा बोझ अब भारत पर आ चुका था। अब सोचिए, 1 करोड़ शरणार्थी, भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इकोनॉमी पर जबरदस्त दबाव था। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर इस संकट को रोकने के लिए फौरन कुछ करने का भारी प्रेशर था। इसी सिलसिले में उन्होंने अप्रैल 1971 में अपने मिलिट्री चीफ्स की एक मीटिंग बुलाई। कहते हैं कि इंदिरा गांधी तुरंत हमला करना चाहती थीं, लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ, उन्होंने इसके सख्त खिलाफ सलाह दी। और उन्होंने इसके पीछे 3 बड़ी वजहें बताईं। पहली, भारतीय सेना को जंग के लिए तैयार होने और मोबिलाइज करने के लिए वक्त चाहिए था। दूसरी, मॉनसून का मौसम बस आने ही वाला था, जो ईस्ट पाकिस्तान को एक दलदल में बदल देता और हमारी सेना की रफ्तार को रोक देता। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी वजह, हिमालय में बर्फ पिघल रही थी, जिससे चीन के साथ एक दूसरा फ्रंट खुलने का खतरा था। ये एक जबरदस्त शानदार स्ट्रेटेजिक सोच थी। अब भारत ये भी अच्छी तरह जानता था कि अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसलिए जंग में उतरने से पहले भारत को एक ताकतवर दोस्त की जरूरत थी।
और ये दोस्त मिला सोवियत यूनियन के रूप में। अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत यूनियन के साथ एक संधि पर साइन किए। इसका सीधा मतलब था कि अगर किसी एक पर हमला हुआ तो वो दोनों पर हमला माना जाएगा। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, एक ऐसी डिप्लोमैटिक जीत जिसने अमेरिका और चीन को काफी हद तक रोक दिया। तो नवंबर आते आते ये साफ हो गया था कि डिप्लोमेसी से अब बात नहीं बनेगी, जंग ही इकलौता रास्ता बचा था। भारतीय सेना अब दोनों फ्रंट पर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी और बस पाकिस्तान की पहली गलती का इंतजार कर रही थी। और पाकिस्तान ने वही किया जिसकी भारत को उम्मीद थी। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने शायद घबराहट में ऑपरेशन चंगेज खान शुरू कर दिया और भारत के कई एयरबेस पर हवाई हमले कर दिए। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। हमला पहले करके पाकिस्तान ने जंग शुरू करने का सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। अब बारी थी भारत के जवाब की, और भारत ने ऐसा जोरदार जवाबी हमला किया कि पाकिस्तान देखता रह गया। एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया। ईस्ट में हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने उनके बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी, और वेस्ट में ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत रात के अंधेरे में कराची बंदरगाह पर ऐसा हमला हुआ जिसने तबाही मचा दी। ये एक सोचा समझा और जबरदस्त जवाब था। अच्छा, लोंगेवाला की लड़ाई, ये तो हिम्मत और स्ट्रैटेजी की एक ऐसी कहानी है जो आज भी मिसाल दी जाती है। जरा सोचकर देखिए, राजस्थान की एक अकेली पोस्ट पर सिर्फ 120 भारतीय जवान, और सामने से आ रही है 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों की पलटन, जिनके साथ 45 टैंक भी हैं। पूरी रात मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कंपनी एक चट्टान की तरह डटी रही, और सुबह होते ही इंडियन एयरफोर्स के हंटर जेट्स ने आसमान से ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तानी टैंकों को एक एक करके खिलौनों की तरह उड़ा दिया। ये एक ऐसी अविश्वसनीय जीत थी जिसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। जैसे जैसे भारत जीत के करीब पहुंच रहा था, ये लड़ाई अब ग्लोबल होती जा रही थी। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना सबसे ताकतवर 7वां बेड़ा टास्क फोर्स 74 बंगाल की खाड़ी में भेज दिया, लेकिन तभी काम आई वो भारत सोवियत संधि। सोवियत यूनियन ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स का बेड़ा भेजकर अमेरिकी बेड़े को घेर लिया और अमेरिका और ब्रिटेन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जंग के आखिरी दौर में भारतीय सेना ने एक बहुत ही साहसी और गेम चेंजिंग चाल चली। ढाका की तरफ भाग रही पाकिस्तानी फौज का रास्ता काटने के लिए करीब 800 भारतीय पैराट्रूपर्स को दुश्मन की लाइंस के पीछे टंगाइल में हवाई जहाज़ों से उतारा गया। इस एक मूव ने पाकिस्तानियों के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए और ढाका पर शिकंजा पूरी तरह से कस गया। तो 14 दिसंबर तक ढाका चारों तरफ से घिर चुका था। इंडियन आर्मी हर दिशा से आगे बढ़ रही थी और पाकिस्तानी फौज के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। जंग अब अपने अंजाम पर पहुंचने वाली थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सरेंडर नहीं कर रहा था। तभी इंडियन एयरफोर्स को एक खुफिया जानकारी मिली कि ढाका के गवर्नर हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, और बस भारत के MiG-21 विमानों ने ठीक उसी मीटिंग के दौरान एक सटीक हवाई हमला कर दिया। कहते हैं कि गवर्नर ने कांपते हाथों से एक बंकर में छिपकर अपना इस्तीफा लिखा। इस एक हमले ने पाकिस्तानी लीडरशिप की लड़ने की हिम्मत को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। 15 दिसंबर आते आते पाकिस्तानी सैनिक अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, और जो आखिरी आंकड़े सामने आए वो हैरान करने वाले थे। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया, करीब 3,000 भारतीय जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, और ये सब कुछ हुआ सिर्फ 13 दिनों की जंग में। और फिर आया वो दिन, 16 दिसंबर, ढाका के रेस कोर्स मैदान में इतिहास लिखा जा रहा था। हजारों की भीड़ के सामने पाकिस्तानी कमांडर जनरल नियाजी ने सरेंडर के कागजात पर साइन किए और अपनी रिवॉल्वर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को सौंप दी। ये वो पल था जब बांग्लादेश एक आज़ाद देश के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। नरसंहार में लाखों लोगों की जानें गईं, 1 करोड़ लोग बेघर हो गए, हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया। इन सब के बाद एक राष्ट्र की आज़ादी की असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा।